हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विद्यापीठ 2.0। मैं दयानंद कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कौन कौन राजाएं थे, किसने कितना योगदान दिया। तो पहले जानेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? जब राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति जब प्यार स्नेह बढ़ने लगे तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति लगाव, प्यार, स्नेह आता है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। और जो ये भावना उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रही है तो उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। कैसे हुआ जानते हैं। फ्रांस जो था, फ्रांस राष्ट्रवाद को उदय का कारण सबसे पहले फ्रांस में एक वंश का शासन था जो बुर्बो राजवंश था। बुर्बो राजवंश का जो राजा था लुई 16वां, वो बड़ा ही निरंकुश और तानाशाह राजा था। वह अपने आप को भगवान समझता था, वह जो चाहता था वो करता था। तो लेकिन इस किसी भी व्यक्ति को कितना तक सताया जाए, सब व्यक्ति वहाँ उग गए थे उनके तानाशाह से। तो लोगों ने प्रयास किया कि तानाशाह से मुक्ति पाए और लोग सफल भी हुए। आइए जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपने आप को लुई 16वां से मुक्ति पाई। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से हुआ था। जब 1789 की क्रांति हुई थी, लुई 16वां को हरा दिया था, तो वहाँ से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था? फ्रांस में बताया था कि बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश के लुई 16वां जो उसके शासक थे वो बड़ा ही निरंकुश एवं तानाशाह राजा थे। वो लोगों को सताते थे, जो मन में आता था वो करते थे, ना ही किसी की बात मानते थे। अगर वो चाहते जो मन में आता वो करते थे। तो लोग उससे तंग आकर उनका विरोध करने लगे। लोगों में इसकी भावना उत्पन्न हुई। लोग सोचे अब इससे आगे कैसे निकला जाए। उसके बाद क्रांति के समय जब लोग सोचने लगे कि क्रांति किया जाए, अब ये राजा का जो तानाशाह था, अत्याचार था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उससे दूर कैसे हुआ। तो जो क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ कार्य करना शुरू किया। सबसे पहला कार्य किया उन्होंने कि लोगों को सामूहिक रूप में बांधने का प्रयास किया कि लोग समूह में बंधने लगे, एकजुट होने लगे कि राजा के विरुद्ध अगर कोई अकेला व्यक्ति चाहेगा किसी को, मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री के प्रति कुछ बोलना है तो कोई एक व्यक्ति कैसे बोल सकता? अगर सब जनता पूरा बोलेगी तो उसके पद से उसको हटाया जा सकता। तो ठीक उसी प्रकार फ्रांस में यही था। जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो सभी मिलके समूहों का निर्माण करने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि लोग सब आपस में मिलकर बोलने लगे कि ये हमारी पृथ्वी है, हमारे दादा परदादा का भूमि है, ये इस पर हमारा हक है, ना कि किसी राजा का। बोलने लगे कि ये हमारे देश है, यह हमारा भूमि है, यहाँ हम सब यहाँ के नागरिक हैं। और उन्होंने एक समान झंडा बनाया। जिस प्रकार भारत का एक समान झंडा तिरंगा है, ठीक उसी प्रकार एक समान झंडा बनाया। जो राजा का झंडा था, राजध्वज बोलते हैं उसको हटाकर समान झंडा लगाया गया। वो एक झंडा जो क्रांतिकारियों ने अपने लिए बनाया। वो एक समान झंडा का प्रयोग करने लगे, जिससे लोगों में एकता, एकजुट की भावना ज़्यादा बढ़ने लगी। जब क्रांति हुआ, लुई 16वां हार गया 1789 ईस्वी में, तो क्रांति के बाद उन्होंने कुछ और कार्य किए जिससे देश आगे बढ़ सके, जिससे उनका जो क्षेत्र था वो आगे बढ़ सके। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक नया संविधान बनाया। पहले था राजा जो बोलता था वही संविधान हो जाता था, वही कानून हो जाता था। लेकिन क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक नया संविधान बनाया जिसमें लोगों को समान अधिकार दिए कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको समान अधिकार दिया गया कि अगर कोई बड़ा आदमी है
तो भी वो एक ही वोट दे सकता है। अगर दो आदमी है तो जैसे कोई गरीब है तो भी एक वोट दे सकता है, कोई अमीर है तो भी एक ही वोट दे सकता है। मान लीजिए पहले तो वोट होता था, नहीं तो पहले राजा का शासन था। हम समझाने के लिए बोले कि एक समान अधिकार दिया गया। उसके बाद सामंत व्यवस्था को हटाया गया, समाप्त हो गया। सामंत व्यवस्था क्या होता है कि पहले के जो जमींदार होते थे, बड़े बड़े खेतीहर जो होते थे, वो क्या करते थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, 100 बीघा 200 बीघा इस प्रकार से ज़मीनें हुआ करते थे। वो क्या करते थे, वो गांव के किसानों को दे दिया करते थे और गांव के किसान उन्हें छोटे छोटे मजदूरों को दे देते थे। छोटे छोटे मजदूर उन्हें खेती करते थे, दिन रात मेहनत करते थे और वो सब कमा कर वो किसान को देते थे। किसान अपने अनुसार फिर जमींदार को देते थे। इनसे मजदूर जो थे उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती थी। तो इस सामंत व्यवस्था थी, इसमें बड़े बड़े किसान को फायदे होते थे, लेकिन छोटे छोटे किसान जो मजदूर थे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था। वो दिन भर खेतों में खड़ते थे, धूप में खड़ते थे, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो यही व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते हैं। सामंत व्यवस्था को हटाया गया। फिर स्टेटस जनरल के जगह नेशनल असेंबली बनाया गया। स्टेटस जनरल जो था उसमें राजा के गिने चुने लोग रहते थे। जो राजा के गिने चुने लोग जो चापलूसी करते थे, चाटुकार थे। चापलूसी करना मतलब उनके हाँ में हाँ मिला। जिससे राजा बोले कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही अच्छा है, तो सब बोलते थे बहुत अच्छा है। राजा अगर कोई कानून बनाए कि जिसमें जैसे कुआं खुदाना होगा, 10 आदमी की मृत्यु हो तो ये अच्छा होगा। तो ये सब जो स्टेटस जनरल में थे वो भी बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छा है, राजा साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब जो थे राजा के अधीन थे। उसे हटाकर नेशनल असेंबली बनाया गया। नेशनल असेंबली क्या होता है, इसमें लोगों के द्वारा चुने गए लोग इसमें जाके शासन करते और उनकी लोगों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त किया। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क क्या होता है? आंतरिक आयात और निर्यात मतलब आने जाने में जो टैक्स लगता था, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में टैक्स देना पड़ता था। पहले राज्य तो नहीं था, क्षेत्र था। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं राज्य। जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर उसे टैक्स देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि झारखंड से बिहार कोयला अगर लाना है, झारखंड में मान लीजिए कि कोयला 10 रुपये के जी है और वही कोयला अगर बिहार में ला के बेचा जाए तो 15 रुपये किलो बिकेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बिहार सरकार उस कोयले पर 1 केजी के कोयले पर 5 रुपये टैक्स लगा देती है तो ऑटोमेटिक उस कोयले का दाम 15 रुपये हो जाएगा, जो कि बिहार में आकर 15 रुपये बेचने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तो वही बेच लेगा वो सब। इसीलिए आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त किया, जिससे लोगों को फायदे हो और क्षेत्र तरक्की आगे की ओर बढ़े। एक समान कर लगाए कि सभी को समान कर देना है, ना कोई ज़्यादा देगा ना कोई कम देगा, सबको समान कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई चीनी खरीद रहा है, चीनी पर किसी को 2 रुपया कर देना है तो किसी को 1 रुपया करना है, मतलब सबको समान कर देना। जैसे कोई अमीर आदमी है तो वो भी 2 रुपया कर देगा, तो कोई गरीब है तो वो भी 2 रुपया कर देगा। ये ना कि जो अमीर है उसे 2 रुपये देना पड़ेगा और जो गरीब है उसे 4 रुपये देना पड़ेगा। ऐसा करना, एक समान कर लगाएगा। फिर फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। वहाँ के पेरिस के जितने भी क्षेत्र थे, वहाँ फ्रांस की राजधानी, तो वहाँ जो क्षेत्र थे, जितने भी क्षेत्र थे, वहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। तो धीरे धीरे वहाँ फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बन गया और वहाँ के सभी लोग राष्ट्रभाषा बोलने लगे, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा मानने लगे। लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो जब लड़ाई करने के लिए जाते थे तो एक गाना गाते थे। गाना था मर्सिले नाम का एक गाना गाते थे, जो वहाँ राष्ट्रवादी थे। गाना गा कर लोग को उत्साहित करते थे, लड़ने के लिए प्रेरित करते थे और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के प्रयास करते थे। उसी मर्सिले को बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया, राष्ट्रगान बना दिया गया। 1793 ईस्वी में लुईस लावा को सभी ने मिलकर फांसी पर लटका दिया। यहाँ क्या हुआ था,
लुई सोलामा जब 1789 में क्रांति हुई थी, तो लुई सोलामा अपना क्षेत्र, अपना राज्य छोड़कर भाग गया था। लेकिन वापस जब 1793 ईस्वी में लुई सोलामा पकड़ाया तो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया। फ्रांस में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी तानाशाह राजवंशों से तभी उभरा ही था। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट एंट्री किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी, जो वहाँ शासन चलती फ्रांस की जो शासन थी, उसे डायरेक्टरी कहते थे। तो 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे करके वह 1804 आते आते वह फ्रांस का सम्राट बन गया, राजा बन गया। फ्रांस का सम्राट बनते ही इसने नेपोलियन संहिता, जैसे नागरिक संहिता भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता लागू किया था। राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन ऐसा नहीं कि पूरा बुरा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति भी था। इसने राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए। जैसे राष्ट्रवाद को फैलाने का योगदान, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था और आर्थिक संपत्ति को समान कर दिया था। जैसे किसी को कहीं नया जगह कहीं पर विशेष अधिकार होता है, किसी को अलग अलग जगह पर जाने के लिए विशेष अधिकार होता है, तो उसे हटा दिया गया था, सबको समान अधिकार दिया था। जैसे मान लीजिए कि कोई टेम्पल है या मस्जिद है, वहाँ किसी को, जैसे मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री का अधिकार है जाने का, और वहाँ एक नागरिक का, जो छोटा वर्ग का नागरिक है, उसे जाने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था थी, पहले थी, लेकिन अब हटा दिए गए। जब नेपोलियन आया तो उसे हटा दिया और सबको समान अधिकार दिया, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। उसके बाद कानून का समझ बराबर अधिकार दिया, कि कानून जो बनाया नेपोलियन, उसके समझ सबको बराबर अधिकार दिया, कि सब कानून की नज़र में सब बराबर। इस प्रकार अभी कानून के समझ में सब बराबर। अगर आप बड़ा आदमी भी हैं तो अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं तो आप पर भी केस होता है, जो छोटा आदमी है उसके ऊपर भी केस होता है, दोनों को कोर्ट बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो बड़ा आदमी है उसके घर में कोर्ट आती है और जो छोटा आदमी उसको कोर्ट जाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, दोनों को कोर्ट जाना पड़ता है। तो उसी कानून के समझ बराबर अधिकार दिया। यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। यातायात, जो सड़कें थी, आने जाने का जो साधन था, उसे सुधार किया नेपोलियन ने। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया था, कि लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया था। समान शुल्क लगाया था, समान कर, टैक्स, हर चीज़, जैसे जो फ्रांस से पहले ही था, इसे समान शुल्क लगाया। एक मुद्रा बनाया, एक मुद्रा चलाया, कि फ्रांस में कहीं कहीं अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उसे एक मुद्रा बनाया गया। फ्रांस में एक मुद्रा चली। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया नेपोलियन ने। फिर किसानों को भूदास मुक्त से मुक्ति दिलाई। भूदास मुक्ति क्या होता है? जो सामंती व्यवस्थाएं होती थी उसमें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता, उसे बोल दिया जाता था कि तुमको ये ज़मीन दिया जा रहा है, तुम 10 साल तक, 20 साल तक या जीवन भर तुम इसी खेती में काम करोगे, दूसरा खेती में नहीं। उसके बदले उन्हें थोड़ा बहुत कुछ पैसा दे दिया जाता, तो उसे एक बंधुआ मजदूर कर देते, तो उससे मुक्ति दिलाया था नेपोलियन। ये सब आसपास के जो क्षेत्र थे, जब यूरोप में ये सब घटनाएं घट रही थी, यूरोप में, फ्रांस में जब ये सब घटनाएं घट रही थी, तो फ्रांस के जो अगल बगल जो क्षेत्र थे, वहाँ के जो शिक्षित एवं छात्र लोग थे, वो उन्हें लगा कि फ्रांस में बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ अच्छी अच्छी कामें हो रही है। तो उसने क्या किया, नेपोलियन को आमंत्रित किया, नेपोलियन को बुलाया और उनका स्वागत किया। नेपोलियन को बोला कि आइए हमारे देश भी, और यहाँ फ्रांस जैसी व्यवस्था हमारे देश में भी लागू। तो फ्रांस, नेपोलियन वहाँ गया और फ्रांस जैसी व्यवस्था लागू करने लगा। वहाँ भी निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था, जैसे इटली, बेल्जियम, ऐसे जैसे राज्य थे आसपास में। तो वहाँ जाके अपना शासन लगाया और जो फ्रांस की व्यवस्था थी उसको लागू करने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो अपनापन था उसे दुश्मनी में बदल गया। किस प्रकार दुश्मनी में बदला, ये अगले वीडियो में जानेंगे। आज
बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करें तथा बेल एंड लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।